चलिए हम लोग एनसीईआरटी में प्लांट किंगडम का लाइन बाय लाइन डिस्कशन कर लेते हैं। अपना एनसीईआरटी निकाल लीजिए। प्रीवियस चैप्टर में हम लोगों ने देखा था एट द ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स अंडर द सिस्टम proposed by Whittaker 1969, wherein the suggested the five kingdom classification। नाम बताइए इस फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का। जी हाँ, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में किंगडम्स हैं मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमलिया एंड प्लांटी। इस चैप्टर में हम लोग डील करेंगे इन डिटेल विद फर्दर क्लासिफिकेशन विद इन किंगडम प्लांटी, पॉपुलरली नोन एज द प्लांट किंगडम। बताइए क्या प्लांट किंगडम में समय अनुसार चेंज आते रहता है? जी हाँ, प्लांट किंगडम में समय के अनुसार चेंज आते रहता है। नाम बताइए उन किंगडम्स का जिनमें सिल्वाल पाया जा सकता है। जी हाँ, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी में सिल्वाल पाया जा सकता है। बताइए किस आधार पर कह सकते हैं कि प्लांट किंगडम में समय अनुसार चेंज आते रहता है? जी हाँ, किंगडम फंजाई, मोनेरा तथा प्रोटिस्टा के मेंबर्स में सिल्वाल होता है। पहले ये प्लांटी किंगडम में थे, लेकिन अब इन्हें किंगडम प्लांटी से अलग कर दिया गया है। जबकि क्लासिफिकेशन के अनुसार जी हाँ, जबकि क्लासिफिकेशन के अनुसार इसी किंगडम में ये पहले होते थे। बताइए क्या साइनोबैक्टीरिया जिन्हें ब्लू ग्रीन अलगी कहते थे, अब वे अलगी के अंतर्गत आते हैं? जी नहीं, साइनोबैक्टीरिया जिन्हें ब्लू ग्रीन अलगी कहते थे, अब अलगी के अंतर्गत नहीं आते हैं। बताइए प्लांटी के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? जी हाँ, प्लांटी के अंतर्गत अलगी, बारायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोएस्पर्म्स तथा एंजियोस्पर्म्स आते हैं। आइए इस क्लासिफिकेशन को प्रभावित करने वाले पॉइंट्स को समझने के लिए एंजियोस्पर्म का क्लासिफिकेशन को देखते हैं। बताइए आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या होता है? जी हाँ, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम यह क्लासिफिकेशन का सबसे प्रारंभिक सिस्टम है। यह ऑर्गेनिज्म के कुछ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स जैसे हैबिटेट, कलर, नंबर एंड शेप ऑफ लिव्स पर आधारित था। ये मेनली वेजिटेटिव कैरेक्टर्स या एंड्रोसियम की संरचना पर आधारित है। लिनियस का आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम एंड्रोसियम की संरचना पर आधारित था। बताइए लिनियस का आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम किस पर आधारित था? जी हाँ, लिनियस का आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम एंड्रोशियम की स्ट्रक्चर पर आधारित था। यह आर्टिफिशियल सिस्टम ने क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज को अलग कर दिया।
यदि हाँ तो क्यों? और साथ में यह भी बताइए, इस सिस्टम ने किन दो लक्षणों को बराबर महत्व यानी कि इक्वल वेटेज दिया, जो कि मानने योग्य नहीं है? जी हाँ, आर्टिफिशियल सिस्टम ने क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज को अलग कर दिया, क्योंकि यह कुछ लक्षणों पर आधारित था। इस सिस्टम ने वेजिटेटिव तथा सेक्सुअल दोनों लक्षणों को बराबर महत्व यानी कि इक्वल वेटेज दिया। यह मानने योग्य नहीं है, क्योंकि वेजिटेटिव कैरेक्टर्स वातावरण में आसानी से प्रभावित हो जाते हैं। चलिए नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में बताइए। जी हाँ, नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम यह ऑर्गेनिजम्स की नेचुरल एफिनिटीज पर आधारित है तथा इसमें एक्सटर्नल फीचर के साथ साथ इंटरनल फीचर्स जैसे अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटोमी, एम्ब्रियोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री आदि का ध्यान रखा गया है। फ्लावरिंग प्लांट के लिए इस क्लासिफिकेशन को जॉर्ज बेंथम और जोसेफ डाल्टन हुकर ने दिया था। जी हाँ, नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम यह ऑर्गेनिजम्स की नेचुरल एफिनिटीज पर आधारित है तथा इसमें एक्सटर्नल फीचर के साथ साथ इंटरनल फीचर्स जैसे अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटोमी, एम्ब्रियोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री आदि का ध्यान रखा गया है। फ्लावरिंग प्लांट के लिए इस क्लासिफिकेशन को जॉर्ज बेंथम और जोसेफ डाल्टन हुकर ने दिया था। बताइए, नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम किस पर आधारित है और इसमें किस किस फीचर का ध्यान रखा जाता है? जी हाँ, यह ऑर्गेनिजम्स के नेचुरल एफिनिटीज पर आधारित है तथा इसमें एक्सटर्नल फीचर्स के साथ साथ इंटरनल फीचर्स जैसे अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटोमी और एम्ब्रियोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री आदि का ध्यान रखा जाता है। बताइए, किसके लिए जॉर्ज बेंथम और जोसेफ डाल्टन हुकर ने नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम को दिया था? जी हाँ, फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए क्लासिफिकेशन को जॉर्ज बेंथम तथा जोसेफ डाल्टन हुकर ने दिया था। चलिए फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में बताइए। जी हाँ, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम यह विभिन्न ऑर्गेनिजम्स के बीच उपस्थित इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पर आधारित है। यह माना जाता है कि एक टाक्सा में पाए जाने वाले जीवों की एंसेस्टर यानी कि पूर्वज कॉमन होते हैं। क्लासिफिकेशन की कठिनाइयों को सॉल्व करने के लिए हम इंफॉर्मेशंस को कई अन्य सोर्स से भी लेते हैं। ये इंफॉर्मेशन और भी ज़रूरी हो जाती है जब उसके पक्ष में कोई भी फॉसिल एविडेंस उपलब्ध न हो। बताइए, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम किस पर आधारित है और किसमें पाए जाने वाले जीवों की एनेसेस्टर्स यानी कि पूर्वज कॉमन होते हैं, यह माना जाता है? जी हाँ, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम यह विभिन्न ऑर्गेनिजम्स के बीच उपस्थित इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पर आधारित है। यह माना जाता है कि एक टैक्सा में पाए जाने वाले
जीवों के एंसेस्टर यानी कि पूर्वज कॉमन होते हैं। क्लासिफिकेशन की कठिनाइयों को सॉल्व करने के लिए हम इंफॉर्मेशंस को कई सोर्स से भी लेते हैं। ये इंफॉर्मेशंस और भी ज़रूरी हो जाती है जब उसके पक्ष में कोई भी फॉसिल एविडेंस उपलब्ध न हो। चलिए अब न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी के बारे में बताइए। जी हाँ, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी यह सभी ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स पर आधारित है। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी को अब आसानी से कंप्यूटराइज्ड किया जा सकता है। सभी लक्षणों को नंबर्स या कोड्स देकर डाटा को प्रोसेस किया जाता है। एक समय में सैकड़ों कैरेक्टर को कंसीडर किया जाता है तथा प्रत्येक को समान महत्व दिया जाता है। बताइए न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी किस पर आधारित है? जी हाँ, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक पर आधारित है। चलिए साइटोटैक्सोनॉमी के बारे में बताइए। जी हाँ, साइटोटैक्सोनॉमी साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन पर आधारित होता है, जैसे क्रोमोसोम का नंबर, स्ट्रक्चर, बिहेवियर आदि। बताइए साइटोटैक्सोनॉमी किस पर आधारित है? जी हाँ, साइटोटैक्सोनॉमी साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन पर आधारित होता है, जैसे क्रोमोसोम का नंबर, स्ट्रक्चर, बिहेवियर आदि। चलिए कीमोटैक्सोनॉमी के बारे में बताइए। जी हाँ, आजकल टैक्सोनोमिस्ट द्वारा प्लांट के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पर आधारित कीमोटैक्सोनॉमी का भी यूज हो रहा है। यह कीमोटैक्सोनॉमी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पर आधारित होता है। बताइए कीमोटैक्सोनॉमी किस पर आधारित होता है? जी हाँ, कीमोटैक्सोनॉमी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पर आधारित होता है। आजकल टैक्सोनोमिस्ट द्वारा प्लांट्स के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पर आधारित केमोटैक्सोनॉमी का भी यूज हो रहा है। चलिए रिवाइज कीजिए 3.1 अलगी को। बताइए अलगी क्या होते हैं? जी हाँ, अलगी सिंपल थैलोइड क्लोरोफिल बियरिंग वाले पौधे होते हैं। ये जलीय यानी कि फ्रेश वाटर या मैराइन वाटर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। जी हाँ, अलगी सिंपल थैलोइड क्लोरोफिल बियरिंग वाले पौधे होते हैं। ये जलीय यानी कि फ्रेश वाटर या मैराइन वाटर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। बताइए ये और कहाँ पाए जाते हैं? जी हाँ, ये अलगी मोइस्ट स्टोन्स, सोइल्स तथा वुड में भी पाए जाते हैं। बताइए क्या सारे अलगी फंजाई के साथ मिलकर लाइकेन बनाते हैं? जी नहीं, केवल कुछ अलगी फंजाई के साथ मिलकर लाइकेन बनाते हैं। जी नहीं, केवल कुछ अलगी फंजाई के साथ मिलकर लाइकेन बनाते हैं। बताइए क्या ये अलगी
एनिमल्स के साथ भी एसोसिएट हो सकते हैं? यदि हाँ, तो इसका एक एग्जाम्पल बताइएगा। जी हाँ, ये अलगी एनिमल्स के साथ भी एसोसिएट हो सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए ऑन स्लॉथ बियर। जी हाँ, ये अलगी एनिमल्स के साथ भी एसोसिएट हो सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए ऑन स्लॉथ बियर। जी हाँ, ये अलगी एनिमल्स के साथ भी एसोसिएट हो सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए ऑन स्लॉथ बियर। यह अलगी का फॉर्म और साइज हाईली वेरिएबल होता है। जी हाँ, अलगी का फॉर्म और साइज अत्यधिक वेरिएबल होता है। जी हाँ, अलगी का फॉर्म और साइज अत्यधिक वेरिएबल होता है। बताइए, यह अलगी किस किस फॉर्म में पाए जाते हैं? जी हाँ, ये अलगी माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर फॉर्म, कोलोनियल फॉर्म, फिलामेंटस फॉर्म और मैसिव बॉडी वाले भी होते हैं। अलगी का माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर फॉर्म बताइएगा। जी हाँ, अलगी का माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर फॉर्म कैलेमाइडोमोनास होता है। जी हाँ, अलगी का माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर फॉर्म कैलेमाइडोमोनास होता है। जी हाँ, अलगी का माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर फॉर्म कैलेमाइडोमोनास होता है। अलगी की कोलोनियल फॉर्म्स का एग्जाम्पल बताइएगा। जी हाँ, अलगी के कोलोनियल फॉर्म्स का एग्जाम्पल वॉलवॉक्स है। जी हाँ, अलगी के कोलोनियल फॉर्म्स का एग्जाम्पल वॉलवॉक्स है। जी हाँ, अलगी के कोलोनियल फॉर्म्स का एग्जाम्पल वॉलवॉक्स है। अलगी के फिलामेंटस फॉर्म का दो एग्जाम्पल बताइएगा। जी हाँ, अलगी के फिलामेंटस फॉर्म्स का दो एग्जाम्पल यूलोथ्रिक्स और एस्पायरोगाइरा है। जी हाँ, अलगी के फिलामेंटस फॉर्म्स का दो एग्जाम्पल यूलोथ्रिक्स और एस्पायरोगाइरा है। जी हाँ, अलगी के फिलामेंटस फॉर्म्स का दो एग्जाम्पल यूलोथ्रिक्स और एस्पायरोगाइरा है। बताइए, क्या सारे अलगे मैराइन होते हैं? यदि नहीं, तो एक मैराइन अलगी का एग्जाम्पल बताइए जिसका बॉडी विशालकाय हो, यानी कि मैसिव बॉडी हो। जी हाँ, कुछ मैराइन अलगी जैसे केल्प्स बहुत मैसिव बॉडी वाले होते हैं। जी हाँ, कुछ मैराइन अलगी जैसे केल्प्स बहुत मैसिव बॉडी वाले होते हैं। जी हाँ, कुछ मैराइन अलगी जैसे केल्प्स बहुत मैसिव बॉडी वाले होते हैं। जी हाँ, फ्यू ऑफ द मैराइन फॉर्म्स सच एज केल्प्स फॉर्म करते हैं मैसिव प्लांट बॉडीज। बताइए, अलगी किन किन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के द्वारा रिप्रोड्यूस होते हैं? जी हाँ, अलगी रिप्रोड्यूस होते हैं बाई वेजिटेटिव एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मेथड्स। जी हाँ, अलगी रिप्रोड्यूस होते हैं बाई वेजिटेटिव एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मेथड्स। जी हाँ, अलगी रिप्रोड्यूस होते हैं बाई वेजिटेटिव एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मेथड्स। बताइए, अलगी में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है? जी हाँ, अलगी में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन द्वारा होता है। जी हाँ, अलगी में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन द्वारा होता है। जी हाँ, अलगी में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन द्वारा होता है। बताइए, ईच फ्रेगमेंट किसमें डेवलप्स करता है?
जी हाँ, अलगी में ईच फ्रेगमेंट एक थैलस में डेवलप हो जाता है। जी हाँ, अलगी में ईच फ्रेगमेंट एक थैलस में डेवलप हो जाता है। जी हाँ, अलगी में ईच फ्रेगमेंट एक थैलस में डेवलप हो जाता है। बताइए, अलगी में ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है? जी हाँ, अलगी में ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाई प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स से। मोस्ट कॉमन स्पोर्स इसमें जू स्पोर्स होता है। अलगी में मोस्ट कॉमन स्पोर्स का नाम बताइए। जी हाँ, अलगी में मोस्ट कॉमन स्पोर्स जू स्पोर्स होता है। जी हाँ, अलगी में मोस्ट कॉमन स्पोर्स जू स्पोर्स होता है। जी हाँ, अलगी में मोस्ट कॉमन स्पोर्स जू स्पोर्स होता है। बताइए, क्या ये स्पोर्स फ्लैजेलेटेड होते हैं? जी हाँ, ये स्पोर्स फ्लैजेलेटेड होते हैं, यानी कि मोटाइल, और जर्मिनेट होकर बताइए क्या बनाते हैं? जी हाँ, अलगी के स्पोर्स फ्लैजेलेटेड यानी कि मोटाइल होते हैं और जर्मिनेट होकर नया प्लांट बनाते हैं। जी हाँ, अलगी के स्पोर्स फ्लैजेलेटेड यानी कि मोटाइल होते हैं और जर्मिनेट होकर नया प्लांट बनाते हैं। बताइए, अलगी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा टेक्स प्लेस करता है? जी हाँ, अलगी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस करता है थ्रू फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स। जी हाँ, अलगी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस करता है थ्रू फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स। बताइए, आइसोगेमस किसको कहा जाता है? और क्या ये आइसोगेमस मोटाइल और नॉन मोटाइल दोनों हो सकते हैं? जी हाँ, जब सेम साइज के गैमेट मिलते हैं तब उसे आइसोगेमस कहते हैं। ये गैमेट्स फ्लैजेलेटेड और नॉन फ्लैजेलेटेड भी हो सकते हैं। जब फ्लैजेलेटेड होंगे तो मोटाइल होंगे, और जब नॉन फ्लैजेलेटेड होते हैं तब नॉन मोटाइल होते हैं। कैलामाइडोमोनास फ्लैजेलेटेड आइसोगेमस होते हैं, जबकि एस्पाइरोगाइरा नॉन फ्लैजेलेटेड आइसोगेमस होते हैं। चलिए, फ्लैजेलेटेड आइसोगेमस का एक एग्जांपल बताइए। जी हाँ, फ्लैजेलेटेड आइसोगेमस का एक एग्जांपल कैलामाइडोमोनास होता है। जी हाँ, फ्लैजेलेटेड आइसोगेमस का एक एग्जांपल कैलामाइडोमोनास होता है। जी हाँ, फ्लैजेलेटेड आइसोगेमस का एक एग्जांपल कैलामाइडोमोनास होता है। चलिए, नॉन फ्लैजेलेटेड आइसोगेमस का एक एग्जांपल बताइए। जी हाँ, एस्पाइरोगाइरा नॉन फ्लैजेलेटेड आइसोगेमस होता है। जी हाँ, एस्पाइरोगाइरा नॉन फ्लैजेलेटेड आइसोगेमस होता है। जी हाँ, एस्पाइरोगाइरा नॉन फ्लैजेलेटेड आइसोगेमस होता है। मतलब यह कि गैमेट्स फ्लैजेलेटेड और सिमिलर साइज के हो सकते हैं एज इन यूलोथ्रिक्स, और नॉन फ्लैजेलेटेड यानी कि नॉन मोटाइल बट सिमिलर इन साइज हो सकते हैं एज इन एस्पाइरोगाइरा। सच रिप्रोडक्शन को आइसोगेमस कहते हैं। मतलब यह कि गैमेट्स फ्लैजेलेटेड और सिमिलर साइज के हो सकते हैं एज इन यूलोथ्रिक्स, और नॉन फ्लैजेलेटेड यानी कि नॉन मोटाइल बट सिमिलर इन साइज हो सकते हैं एज इन एस्पाइरोगाइरा। सच रिप्रोडक्शन को आइसोगेमस कहते हैं। एन आइसोगेमस किसको कहते हैं, और नाम बताइए उस स्पीसीज का जिसमें एन आइसोगेमस पाया जाता है।
जी हाँ, दो डिसिमिलर साइज वाले गैमेट्स की फ्यूजन को एन आइसोगेमस कहते हैं, जो कि पाया जाता है इन स्पीसीज ऑफ यूडोरिना। जी हाँ, दो डिसिमिलर साइज वाले गैमेट्स की फ्यूजन को एन आइसोगेमस कहते हैं, जो कि पाया जाता है इन स्पीसीज ऑफ यूडोरिना। बताइए ऊगेमस किसको कहते हैं? इसका दो एग्जाम्पल बताइए। जी हाँ, फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज नॉन मोटाइल यानी कि एस्थेटिक फीमेल गैमेट और स्मॉलर मोटाइल मेल गैमेट को टर्म्ड किया जाता है ऊगेमस। एग्जाम्पल के लिए वॉल्वॉक्स, फ्यूकस। जी हाँ, फ्यूजन ऑफ वन लार्ज नॉन मोटाइल that is aesthetic female gamete and a smaller motile male gamete is termed oogamous. For example, Volvox, Fucus. जी हाँ, फ्यूजन ऑफ वन लार्ज नॉन मोटाइल that is aesthetic female gamete and a smaller motile male gamete is termed oogamous. For example, Volvox, Fucus. oogamous का दो एग्जाम्पल बताइए। जी हाँ, oogamous का दो एग्जाम्पल वॉल्वॉक्स, फ्यूकस है। जी हाँ, oogamous का दो एग्जाम्पल वॉल्वॉक्स, फ्यूकस है। जी हाँ, oogamous का दो एग्जाम्पल वॉल्वॉक्स, फ्यूकस है। बताइए अलगी मैन के लिए किस तरह से यूजफुल होते हैं? जी हाँ, अलगी वैरायटी ऑफ वेज से मैन के लिए यूजफुल होते हैं। एटलीस्ट ए हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ऑन अर्थ कैरिड आउट होता है बाई अलगी थ्रू फोटोसिंथेसिस। जी हाँ, अलगी वैरायटी ऑफ वेज से मैन के लिए यूजफुल होते हैं। एटलीस्ट ए हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ऑन अर्थ कैरिड आउट होता है बाई अलगी थ्रू फोटोसिंथेसिस। बताइए फोटोसिंथेसिस द्वारा अलगी पृथ्वी की लगभग कितना कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करते हैं? जी हाँ, फोटोसिंथेसिस द्वारा अलगी पृथ्वी की लगभग हाफ कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करते हैं तथा अपने आसपास के वातावरण में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ा देते हैं। बताइए अलगी की पैरामाउंट इम्पोर्टेंस यानी कि सर्वाधिक उपयोगिता किस रूप में होती है? जी हाँ, algae का पैरामाउंट इम्पोर्टेंस होता है एज प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड्स। ये एनर्जी रिच कंपाउंड्स फूड साइकिल्स ऑफ ऑल एक्वाटिक एनिमल्स का बेसिस होता है। जी हाँ, algae का पैरामाउंट इम्पोर्टेंस होता है एज प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड्स, जो कि फॉर्म करता है द बेसिस ऑफ फूड साइकिल्स ऑफ ऑल एक्वाटिक एनिमल्स। भोजन के रूप में उपयोग की जाने वाले अलगी को बताइए। जी हाँ, मैराइन अलगी की 70 स्पीसीज में से पोरफायरा, लैमिनेरिया और सार्गेसम की कई स्पीसीज भोजन के रूप में उपयोग की जाती है। जी हाँ, मैराइन अलगी की 70 स्पीसीज में से पोरफायरा, लैमिनेरिया और सार्गेसम की कई स्पीसीज भोजन के रूप में उपयोग की जाती है। जी हाँ, मैराइन अलगी की 70 स्पीसीज में से पोरफायरा, लैमिनेरिया और सारगेसम की कई स्पीसीज भोजन के रूप में उपयोग की जाती है। हाइड्रोक्लोइड्स क्या होता है
हाइड्रोक्लोइड्स को प्रोड्यूस करने वाले अलगी कितने हैं और ये अलगी कौन है? जी हाँ, हाइड्रोक्लोइड्स वाटर होल्डिंग सब्सटेंस होता है। हाइड्रोक्लोइड्स कुछ मैराइन ब्राउन व रेड अलगी प्रोड्यूस करती है। ब्राउन अलगी से एल्जीन तथा रेड अलगी से कराजिनैन प्रोड्यूस होता है, जो कमर्शियली यूजफुल होते हैं। जी हाँ, हाइड्रोक्लोइड्स वाटर होल्डिंग सब्सटेंस होता है। हाइड्रोक्लोइड्स कुछ मैराइन ब्राउन व रेड अलगी प्रोड्यूस करती है। ब्राउन अलगी से एल्जीन तथा रेड अलगी से कराजिनैन प्रोड्यूस होता है, जो कमर्शियली यूजफुल होते हैं। जी हाँ, हाइड्रोक्लोइड्स वाटर होल्डिंग सब्सटेंस होता है। हाइड्रोक्लोइड्स कुछ मैराइन ब्राउन व रेड अलगी प्रोड्यूस करती है। ब्राउन अलगी से एल्जीन तथा रेड अलगी से कराजिनैन प्रोड्यूस होता है, जो कमर्शियली यूजफुल होते हैं। बताइए ऑलिजिन क्या है और यह किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है? जी हाँ, अल्जिन हाइड्रोक्लोइड्स यानी कि वाटर होल्डिंग सब्सटेंस होता है, जो ब्राउन अलगी से प्रोड्यूस होता है। जी हाँ, अल्जिन हाइड्रोक्लोइड्स यानी कि वाटर होल्डिंग सब्सटेंस होता है, जो ब्राउन अलगी से प्रोड्यूस होता है। जी हाँ, अल्जिन हाइड्रोक्लोइड्स यानी कि वाटर होल्डिंग सब्सटेंस होता है, जो ब्राउन अलगी से प्रोड्यूस होता है। बताइए काराजिनान क्या होता है और यह किसके द्वारा प्रोड्यूस्ड होता है? जी हाँ, काराजिनान हाइड्रोक्लोइड्स यानी कि वाटर होल्डिंग सब्सटेंस होता है, जो रेड अलगी से प्रोड्यूस होता है। जी हाँ, काराजिनान हाइड्रोक्लोइड्स यानी कि वाटर होल्डिंग सब्सटेंस होता है, जो रेड अलगी से प्रोड्यूस होता है। जी हाँ, काराजिनान हाइड्रोक्लोइड्स यानी कि वाटर होल्डिंग सब्सटेंस होता है, जो रेड अलगी से प्रोड्यूस होता है। अगार का यूज बताते हुए दो ऐसे अलगी का नाम बताइए जिससे अगार प्रोड्यूस होता है। जी हाँ, गैलीडियम व ग्रेसिलेरिया से आगार प्राप्त होता है, जिसका प्रयोग माइक्रोब्स उगाने में तथा आइसक्रीम्स व जेलीज बनाने में किया जाता है। जी हाँ, गैलीडियम व ग्रेसिलेरिया से आगार प्राप्त होता है, जिसका प्रयोग माइक्रोब्स उगाने में तथा आइसक्रीम्स व जेलीज बनाने में किया जाता है। जी हाँ, गैलीडियम व ग्रेसिलेरिया से आगार प्राप्त होता है, जिसका प्रयोग माइक्रोब्स उगाने में तथा आइसक्रीम्स व जेलीज बनाने में किया जाता है। उन दो अलगी का नाम बताइए जिसका यूज स्पेस ट्रेवलर्स फूड सप्लीमेंट के रूप में करते हैं। जी हाँ, कोलोरेला और एस्पाइरुलिना या फिर केवल कोलोरेला एक यूनिसेलुलर प्रोटीन रिच अलगी है, जिसका यूज स्पेस ट्रेवलर्स भी फूड सप्लीमेंट के रूप में करते हैं। जी हाँ, कोलोरेला और एस्पाइरुलिना या फिर केवल कोलोरेला एक यूनिसेलुलर प्रोटीन रिच अलगी है, जिसका यूज स्पेस ट्रेवलर्स भी फूड सप्लीमेंट के रूप में करते हैं। अलगी को कितने क्लासेस में बांटा गया है? नाम बताइए क्लासेस का। जी हाँ, अलगी को तीन क्लासेस में बांटा गया है।
क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। जी हाँ, अलगी को 3 क्लासेस में बांटा गया है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। जी हाँ, अलगी को 3 क्लासेस में बांटा गया है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी।